नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 25। पिछले भाग में आपने सुना कैसे खुदा बख्श और मुंदर साथ साथ तोपों पर काम करते करते एक दूसरे को अपनी भावनाओं से अवगत कराते हैं। तात्या टोपे चरखारी को जीतकर कालपी लौटा। कालपी के विशाल शस्त्रागार के साथ और अधिक युद्ध सामग्री तैयार की जा रही थी। जूही और काशीबाई ने कालपी पहुंचकर तात्या को झांसी के युद्ध की स्थिति से अवगत कराया। तात्या उन दोनों और अपनी सेना के साथ झांसी के लिए निकला तो सेना को 4 हिस्सों में बांटकर झांसी पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन वह झांसी तक पहुंचकर भी नहीं पहुंचा। अंग्रेजी सेना ने उनको भागने पर मजबूर कर दिया। झांसी की सेना भी उनकी मदद नहीं कर पाई। इस युद्ध में काशीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या के 1500 सैनिक मारे गए और रूस को बहुत सी युद्ध सामग्री और तोपखाने मिले। अंग्रेजों का एक गोला महल पर पड़ा और उसके 2 खंड नष्ट हो गए। लालता भी मारा गया। बरहामुद्दीन ने दुखी होकर अपना इस्तीफा रानी को दे दिया, जिसे पढ़कर रानी को क्रोध आया, लेकिन संयत किया और इस्तीफा संभाल कर रख लिया। रानी ने ओरछा फाटक पर जाकर दूलाजू से अंग्रेज छावनी में जाने को लेकर जवाब तलब किया और सागर खिड़की पर जाकर पीरली से भी पूछताछ की। उसे किले में आने को कहकर रानी ने बाजार में जिससे मिलती उससे कुछ मीठी बात कह धैर्य, साहस और ढांढस बंधाती वापस किले में चली आई। अगले दिन सभी के लिए कलेवा बनाते समय रानी ने उसमें हाथ लगाया तो जैसे हर्ष और अभिमान से सभी उन्मत्त हो गए। पीरली कभी किले में पहुंचा ही नहीं। अब आगे। रानी ने झटपट दलपतियों और गोलंदाजों को यथोचित आज्ञाएं दी। अंग्रेजों का निश्चय जान पड़ता था कि कहीं से भी परकोटे की दीवार को फोड़ें और झांसी में घुस पड़ें, और झांसी वालों का निश्चय था कि जब तक शरीर में रक्त है तब तक दुश्मन का पैर झांसी के भीतर न पड़ने देंगे। झांसी की गोलाबारी से आकाश में चलते हुए गोलों की आग की चादर तन गई। इस चादर में से अंग्रेजी सेना के सिर पर फटे हुए गोलों से गोलियां, कीलें, किरचें बरसती थी। भूनकर खाक कर डालने वाली हवाइयां विस्फोट कर रही थी। दक्षिणी मोर्चे पर जीवन शाह की टोरिया से लेकर ओरछा फाटक के सामने वाली टेक तक अंग्रेजी तोपखाने अत्यंत वेग के साथ जवाब दे रहे थे। अपने तोपखानों की रक्षा में अंग्रेज बंदूकची जीवन शाह की टोरिया से ओरछा फाटक की टेकड़ी के बीच में सनरे बांधकर ओरछा फाटक और सैयर फाटक की ओर बढ़े। परकोटे की बुर्जों और कोट की दीवार के छेदों में से बंदूकों और हल्की तोपों ने यमराज के शापों को उगला। अंग्रेजी पलटन बिछने लगी। पैर उखड़े, पीछे भागने को हुई, परंतु उस क्रिया में भी उद्धार न पाकर मार्ग के पत्थरों की ओट में छिप गई। लेकिन एक दस्ता ओरछा फाटक की ओर बढ़ाया। अंग्रेजी तोपखाने ने एक भीषणतर गोलाबारी आरंभ की। सैयर फाटक की ओर भी एक दस्ता बढ़ा। रानी और मोतीबाई ने दूरबीन से देखा। ओरछा फाटक के सामने वाली टेक के पीछे लाल झंडा उठा। ओरछा फाटक पर का तोपखाना कुछ धीमा पड़ा। सरकार, मोतीबाई ने अनुनय की, मुझको उस ओर जाने दीजिए। सुंदर अकेली है। दुल्हाजू के हाथ पांव ढीले हो गए हैं। जाओ मोती, हीरा बनकर लौटना, रानी ने कहा। मोतीबाई चली गई। खुदा बख्श सैयर फाटक पर था। उसने मोतीबाई को आगे नहीं बढ़ने दिया। बोला, ओरछा फाटक पर मत जाओ, यहीं मेरे साथ रहो। आज मैं अपने देश, अपनी रानी का नमक अदा करूंगा। मरूंगा, मेरी लाश को ठिकाने लगा देना। मोतीबाई का चेहरा कुम्हलाया हुआ था, परंतु उसके सौंदर्य की किरणें छुटकी पड़ रही थी। आंखों में आंसू आ गए। तोप पर पलीता डालते डालते खुदा बख्श ने चिल्लाकर कहा, यह वक्त आंसुओं का है। मोतीबाई ने बारूद की कालोच वाले हाथों से आंसू मसल डाले। बोली, नहीं, अब आंसू नहीं आवेंगे। खुदा बख्श ने उमंग के साथ कहा, आज मैं आपका हमेशा के लिए कैदी हो गया। मोतीबाई आंख मिलाकर बोली, और हमेशा के लिए मैं आपकी।
खुदा बख्श ने देखा कि रास्ते पर गोरे फाटक की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। तोपों और बंदूकों की बाढ़ हुई। खुदा बख्श ने मोती बाई को आदेश दिया, दाहिने हाथ की पूरी 70 तक बंदूकें, पत्थर, कटे हुए पेड़ों की लकड़ इन लोगों के सिर पर पटकवाओ। दौड़ो, अंग्रेज वहां से सीढ़ी लगाकर चढ़ने का उपाय कर रहे हैं। मोतीबाई दौड़ी। सीढ़ी लगाने का उपाय करने वाले सब के सब मारे गए। उनके ऊपर गोलियां, पत्थरों के बड़े बड़े ढोके और कटे हुए पेड़ों के लक्कड़ जो वहां पहले से जमा थे बरसाए गए। शहर और किले से ढोल, ताशे और तुरही का कान फोड़ने वाला नाद हुआ। अंग्रेजों ने अपनी पैदल पलटन को वापस बुलाने का बिगुल बजाया। पलटन गिरते मरते लौट पड़ी। रोज जीवन शाह की टोरिया के पीछे घोड़े पर था और उसके मातहत अफसर बगल में। रोज ने कहा, नाउ और नेवर। तार से यह आदेश ओरछा, फाटक, टेक और जार की पहाड़ी के तोपखानों को दिया गया। ओरछा, फाटक, टेक ने इसका जो अर्थ लगाया वह लाल झंडे को और ऊंचा करना था। इधर रोज के 4 अफसर, चारों लेफ्टिनेंट यौवन प्रमत्त टेकड़ियों, पत्थरों और अपनी तोपों की बाढ़ों की आड़े लेते हुए सैयर फाटक की दाहिनी बगल की टेक की दीवार के नीचे पहुंच गए। उस जगह दीवार थोड़ी देर पहले ही आधी धुस हो गई थी। साथ ही उस जगह वाले झांसी के सैनिक मारे गए थे। इन अफसरों में से 2 ने अपनी देह की सीढ़ी बनाई। उन पर से बाकी दोनों चढ़ गए। इन दोनों ने अपनी सेना के एक दस्ते को संकेत किया। दस्ता आगे बढ़ा। इतने में तलवार लिए मोतीबाई टूट पड़ी। लेफ्टिनेंट ने पिस्तौल चलाई, खाली गई। मोतीबाई ने एक बार में ही उसको खत्म कर दिया। दूसरे लेफ्टिनेंट ने तलवार के हाथ किए परंतु मोतीबाई ने उसको भी समाप्त किया। नीचे वाले दोनों अफसर एक पत्थर की आड़ में छिप गए। इतने में झांसी के दूसरे सिपाही वहां आ गए। खुदा बख्श के तोपखाने ने आगे बढ़ते हुए दस्ते को नष्ट कर दिया और मोतीबाई के निकट वाले सिपाहियों ने उन दोनों लेफ्टिनेंट को बंदूक से समाप्त कर दिया। यह अंग्रेजी सेना की दूसरी हार हुई। उत्तरी फाटकों पर भी जोर का हमला था, परंतु ठाकुरों, काछियों, कोरियों और तेलियों की चतुरता तथा बहादुरी के कारण वहां अंग्रेज कुछ नहीं कर पा रहे थे। इधर दक्षिणी मोर्चों पर अंग्रेजों ने तीसरा आक्रमण शुरू किया। रानी ने किले पर से देखा कि ओरछा फाटक का तोपखाना बहुत मंद गति से काम कर रहा है। उन्होंने रामचंद्र देशमुख को तुरंत भेजा, परंतु देशमुख को वहां तक पहुंचने के लिए समय चाहिए था। मोतीबाई खुदा बख्श के पास पहुंच गई। ओरछा फाटक की टेक के पीछे लाल झंडा और ऊंचा हुआ, खूब हिला, फिर छिप गया। दूलाजू ने केवल बारूद भर भर कर तोप चलाई। उसमें से गोले निकलते ही कैसे? सुंदर उससे पश्चिम की ओर जरा हटकर ऊंची बुर्ज पर से तोप चला रही थी। उसके साथ ही गोलंदाज मारे जा चुके थे। केवल उसकी तोप कुछ काम कर रही थी। उसने दूल्हाजू का व्यापार देख लिया। सामने की टेक के पीछे से गोरी पलटने टिड्डी दल की तरह उबर पड़ी और हुर्रा घोष करती हुई भरोसे के साथ ओरछा फाटक पर दौड़ी। दूल्हाजू लोहे का एक छड़ हाथ में लिए बुर्ज के नीचे तुरंत उतरा। सुंदर को समझने में एक क्षण की भी देर नहीं लगी। उसने भी तोप छोड़ दी, केवल तलवार उसके पास थी। तलवार खींचकर अपनी बुर्ज से नीचे उतरी। वहां से ओरछा फाटक जरा दूर पड़ता था। सुंदर के नीचे उतर पाने के पहले ही दूल्हाजू फाटक के पास पहुंच चुका था। फाटक पर मोटी सांकलों और कुंदों में मोटी झर वाले ताले पड़े हुए थे। कुंजियां किले में थी, परंतु दूल्हाजू के हाथ में लोहे की मोटी छड़ी तो थी। उसने जरा भी विलंब नहीं किया। उछलकर ताले में छड़ डाली, तड़ाक से ताला टूट गया। दूसरे और तीसरे में डाली, सब टूट गए। 2 सांकलों को भी तोड़ दिया और तीसरी सांकल खोल दी। फाटक केवल भिड़े रह गए। दूल्हाजू फाटकों को खोल नहीं पाया था कि नंगी तलवार लिए सुंदर आ पहुंची। देशद्रोही, नरक के कीड़े, सुंदर ने कड़क कर कहा, तू अंग्रेजों से कुछ नहीं पावेगा। सुंदर दूल्हाजू पर पिल पड़ी। उसकी तलवार का वार दूल्हाजू ने लोहे की छड़ पर झेला। तलवार झन्ना कर बीच में से टूट गई। तलवार का जो टुकड़ा सुंदर की मुट्ठी में बचा था उसी को तान कर सुंदर दूल्हाजू पर उछली। दूल्हाजू ने छड़ का सीधा हुला दिया। वह ठप से बाएं वक्ष पर लगा। साथ ही बाहर तुमुल हुर्रा घोष हुआ। चोट की परवाह न करके सुंदर ने फिर वार किया। दूल्हाजू पीछे हटा, परंतु उसने सुंदर के पेट पर छड़ अड़ा दी। उधर गोरों ने धक्के से फाटक खोल दिया।
सुंदर के मुंह से हर हर महादेव निकला था कि एक गोरे की गोली ने सौंदर्यमयी सुंदर को अमर कर दिया। गोली उसके सिर पर पड़ी थी। दूल्हाजू ने छड़ पृथ्वी पर टेक दी। दूल्हाजू पर भी गोरों की बंदूकें सीधी हुई, परंतु उनके अफसर ब्रिगेडियर ने तुरंत निवारण किया। आव मैन। गोरों ने बंदूकें नीची कर ली। टिड्डी दल की तरह भीतर घुस पड़े। अफसर ने कहा, यह रानी है? दूल्हाजू ने उत्तर दिया, नहीं साहब, महज नौकरानी। अफसर ने अपने साथियों से कहा, बट अ सोल्जर, शी विल हैव अ सोल्जर्स ऑनर। स्वर्गवासिनी सुंदर की दृढ़ मुट्ठी अभी ढीली नहीं हुई थी। तलवार का छोटा सा टुकड़ा अब भी उसकी मुट्ठी में था। दो गोरे उसके शरीर को बाहर ले गए और पत्थरों से दाब दिया। जहां उनके और नत्थे खां के और भी अनेक सिपाही दबे हुए थे। उसके उपरांत भी लोग सब दिशाओं में शहर में घूमने लगे। टेक के पीछे से रोज के पास तार द्वारा नगर विजय का संवाद पहुंचा। रोज ने अफसरों से कहा, उस आदमी को जागीर में गांव पक्के हुए। दूल्हाजू के उस कृत्य का समाचार बहुत शीघ्र चारों ओर फैल गया। फिर रोज ने तुरंत आदेश दिया कि सैयर फाटक को तोड़ो, शहर में बढ़ो और सब बागियों का नाश करो। खुदा बख्श के फाटक पर कहर बरसने लगे। इसी समय रामचंद्र देशमुख घोड़े पर आया। उसी समय एक गोली खुदा बख्श को लगी। सैयर फाटक का तोपखाना बंद हुआ। एक अंग्रेज दीवार पर चढ़ा। मोतीबाई ने तलवार से उसका सिर कलम कर दिया और खुदा बख्श की लाश को टांग कर नीचे उतर आई। रामचंद्र ने मोतीबाई को अपने पीछे घोड़ी पर बिठाया और लाश को सामने लाद कर किले पर चढ़ाया। उसके किले में आते ही किले का फाटक बंद कर लिया गया। लाश को महल के पास रखकर ढक दिया गया। मोतीबाई की आंख से आंसू नहीं निकला। रानी आ गई। मोतीबाई, तुम लोगों का अक्षय कर्म मैंने अपनी आंखों देखा है। सरकार, मोतीबाई ने भर्राए हुए स्वर में कहा, काम देखिए। अपने पास किला अब भी है और आप हैं। मैं इनका प्रबंध करती हूं। महल के बिल्कुल निकट ही? रानी कंठ को संयत करके बोली, कुंवर साहब को दफनाया जावे। देशमुख ने पूछा, सुंदर? ओरछा फाटक पर मारी गई, मोतीबाई ने उत्तर दिया। दूल्हाजू ने देशद्रोह करके फाटक खोल दिया। रानी ने होठ सटाए, धीरे से बोली, जीवन में यही बड़ा भारी धोखा खाया। फिर उन्होंने जरा जोर से कहा, बरहामुद्दीन ने ठीक कहा था, उसके साथ अन्याय हुआ। कहाँ है, कुछ जानते हो देशमुख? नहीं सरकार, देशमुख ने संक्षिप्त उत्तर दिया। रानी ने अंगरखे की जेब में हाथ डाला। बरहामुद्दीन का इस्तीफा जेब में था। उसको उन्होंने वहीं पड़ा रहने दिया। मोतीबाई ने महल के पास ही कवर के लिए मिट्टी खुदवानी आरंभ कर दी और बहुत शीघ्र एक बड़ा गड्ढा खुदवा लिया। रानी दूरबीन लेकर ऊपर के बुर्ज पर चढ़ गई। रोज नगर की बुर्ज पर बुर्ज अपने अधिकार में करता चला जा रहा था। गोरे शहर भर में फैलते चले जा रहे थे। झांसी की सेना मरती कटती जा रही थी, आगे लगाई जा रही थी। झांसी में हाहाकार हो रहा था और उसके साथ तुमुल हुर्रा घोष। रानी ने देखा शहर वाले महल, नाटकशाला और महल के सामने वाले विशाल पुस्तकालय को गोरे घेरने का प्रयास कर रहे हैं और इन स्थानों के भीतर बंद झांसी के सैनिक लड़ रहे हैं। तब वे बुर्ज से नीचे उतर आई। एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठकर सोचने लगी, झांसी का सर्वनाश होने को है। स्वराज्य की स्थापना अभी दूर है, परंतु कर्म करने मात्र का अधिकार है। फल से हमको क्या? उठ खड़ी हुई। जवाहर सिंह, रघुनाथ सिंह, गुलाम गौस, भाऊ बख्शी, गुल मोहम्मद, भोपटकर इत्यादि सरदारों को बुलवाया। उन लोगों को अपना निश्चय सुनाया। बाहर निकलकर लड़ो, गोरों को शहर से निकालो और झांसी की रक्षा करो। सलाह सम्मति का ना तो समय था और ना मौका। गुल मोहम्मद ने कहा, हुजूर को शुक्रिया, फौरन चले, गोरों को शहर से निकालें। रानी ने आदेश दिया। गोलंदाज अपने अपने ठियों पर काम करते रहें। भाऊ बख्शी ने आगे बढ़कर रानी के पैर पकड़ लिए, प्रार्थना की, सरकार, मुझको बाहर साथ जाने की आज्ञा दी जाए। मेरे तोप पर किसी और को कर दिया जाए। अच्छा, गोलंदाजों में से केवल तुम, रानी ने कहा, जल्दी करो, विलंब का काम नहीं है। बख्शी साथ हो गया। भोपटकर की इच्छा न थी कि रानी बाहर जाकर लड़े, परंतु वह स्तब्ध रह गया। रानी फुर्ती के साथ तैयार होकर किले के बाहर हो गई।
साथ में पठान, बुंदेलखंडी इत्यादि 1500 सैनिक। पीछे भोपट कर भी गया। दक्षिण की ओर से आ आकर गोरे महल के पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। रानी झंझावात की तरह पहले दक्षिण की ओर झपटी, जहां से अंग्रेजी सेना घुसी चली आ रही थी। रानी का छापा इतना प्रचंड था कि अंग्रेजी सेना भागी। पूर्व की ओर के मकानों की आड़ से बंदूकें चलाने लगी। तलवारों की मार के सामने वह बिल्कुल न ठहर सकी। रानी ने चिल्लाकर कहा, आज प्रमाणित कर दो कि हिंदुस्तानी सिपाही की तलवार के सामने संसार का कोई योद्धा नहीं टिक सकता। उनके दस्ते ने ऐसी तलवार चलाई कि गोरी पलटन बिखर कर हट गई, परंतु मकानों की आड़ से गोलियां चलने लगी। 500 पठान दक्षिण और पूर्व दिशाओं में फैलकर फिर भी गोरों को पीछे हटाते रहे और मरते रहे। रानी के महल और हाथी खाने के आसपास टकसाल तक गोरी सेना फैली हुई थी और उसके लिए मकानों की आड़ थी। उसका जवाब देने के लिए रानी की सेना भी उसी प्रकार और उसी दिशा में फैली। गोरी सेना के कुछ सिपाही दबाव पड़ने के कारण पश्चिम दिशा की ओर खंडेराव फाटक की ओर बढ़े। वहां उनको अटकना पड़ा। रानी उसी ओर बढ़ रही थी कि उन्होंने देखा एक सिपाही किसी मकान में से निकल पड़ा और अकेले उन कई गोरों से भिड़ गया। उसने ऐसी तलवार चलाई कि कई गोरे हताहत हुए। कुछ और गोरे आ गए। वह सिपाही घिर गया तो भी वह अकेला उनको पछेलता गया। रानी ने अपने घोड़े को तेज किया। पीछे पीछे उनके सिपाही दौड़े। रानी के पहुंचते पहुंचते वह सिपाही और गोरे पंचकुइयों से नीचे की तरफ पहुंच गए। उस अकेले सिपाही ने फिर कई गोरों को तलवार के घाट उतारा, परंतु यकायक उस पर कई वार पड़े और वह गिर गया। इतने में रानी सैनिकों सहित आ पहुंची। गोरे भाग गए। रानी ने पास जाकर देखा, बरहामुद्दीन था। उसके मरने में कुछ क्षण बाकी थे। बेचैन था। रानी घोड़े पर से उतरी, बरहाम के सिर पर हाथ फेरा। बरहाम ने पहचान लिया। उसने आंखें फाड़ी, पूरा बल लगाया, लेकिन कठिनाई से बोल पाया, हुजूर माफी। मुश्किल से रानी के मुंह से निकला, तुम सच्चे सिपाही हो, माफ किया। फिर जोर लगाकर बरहाम ने कहा, सरकार जान नहीं निकलती, मेरी चिट्ठी। रानी ने जेब से उसके इस्तीफे का कागज निकाला। यह लो, रानी बोली। नहीं सरकार, बड़ी मुश्किल से बरहाम ने कहा, तब जान निकलेगी। रानी ने तुरंत चिट्ठी को चिंदी चिंदी कर डाली। बरहामुद्दीन के मुखमंडल पर उस घोर पीड़ा में आनंद की छाप लग गई। उसके अंतिम शब्द थे, जलवा अल्लाह। भाव ने आकाश की ओर दृष्टि करके कहा, आहा, कैसा मीठा मरण है यह। भगवान मेरी भी ऐसी ही सदगति हो। बरहामुद्दीन का प्राणांत हो गया। रानी ने हुक्म दिया, इसी स्थान पर इसकी कब्र बनाई जाए। पास के रहने वालों को कब्र का प्रबंध देकर रानी और उनके सैनिक गोरों पर झपटे। वे भागे। अब पश्चिम से पूर्व होती हुई दक्षिण तक रानी के सैनिकों की एक पात सी बन गई। पीठ पर किला था। यकायक वृद्ध नाना भोपट कर रानी के सामने आ गया। बोला, पहले इस बूढ़े ब्राह्मण का वध करिए, तब आप गोली खाइए। नाना साहब, यह क्या? आप देखती नहीं हैं, गोरे मकानों की आड़ से गोली चला रहे हैं और आपके सैनिक हताहत हो रहे हैं। आप पर एक गोली पड़ी कि समग्र झांसी रसातल को गई। अभी अपने हाथ में किला है, लड़ाई जारी रखी जा सकती है। लौटिए या मेरा वध करिए। रानी की समझ में आ गया। कुल मोहम्मद पास आ गया था। उसने भी कहा, सरकार, बुढ़ा ठीक बोलता है, अंदर चले। उत्तरी फाटक से रानी किले में भाऊ और नाना भोपटकर के साथ चली गईं। गुल मोहम्मद के साथ 300 पठान ही भीतर जा सके, बाकी सब बाहर लड़ाई में मारे गए। बुंदेलखंडी सैनिक लगभग सब कट मरे। किले के फाटक बंद कर लिए गए। गोरों ने शहर के सब फाटकों पर अपना प्रबंध कर लिया। उनको अपने उन निसशस्त्र पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के खून का बदला लेना था जिनको बख्शीश अली इत्यादि बहुत थोड़े से हिंदुस्तानियों ने मारा था। 5 वर्ष की आयु से 80 वर्ष तक के जितने पुरुष उनको मिले, उनका कत्ल शुरू कर दिया। हलवाईपुरा में आग लगा दी। कुछ स्त्रियां अपने सतीत्व के नष्ट होने के भय से कुओं में गिरकर मर गई। रोज का आदेश था कि स्त्रियों को न मारा जाए। उनको जानबूझकर गोरों ने नहीं मारा, लेकिन अपने पति की रक्षा के लिए जो स्त्रियां उनकी आड़ बनने के लिए आ गई, वे गोलियों से मरी।
झांसी के कवि और गायक भी लड़े थे, वे मारे गए या घायल हुए। कवैयों में केवल मुगल खां बचा और नर्तकियों में दुर्गा और एक और। गोरों ने घर घर में घुसना और सोना चांदी इत्यादि सामान लूटना शुरू किया। शहर वाले राजमहल के चारों ओर अंग्रेजी सेना का सबसे अधिक उपद्रव हुआ। नाटकशाला के सामने दक्षिण की ओर रानी का अस्तबल था। उस अस्तबल को रानी के बुंदेलखंडी सिपाहियों ने किले की लड़ाई में परिवर्तित कर लिया। थे लगभग कुल 50 ही, परंतु जब तक एक भी जिंदा रहा, अंग्रेजों ने अस्तबल पर कब्जा नहीं कर पाया। एक एक दीवार, एक एक कोठरी, एक एक ईंट पर कब्जा करने में अंग्रेजों को न जाने कितने सिपाही बलिदान करने पड़े। इसके बाद महल की एक एक इंच भूमि के लिए युद्ध हुआ। जब महल के सब सिपाही खत्म हो गए, उस पर भी कब्जा हो गया, सब सामान लूटा। एक बक्स में से यूनियन जैक झंडा मिला, जिसे लॉर्ड विलियम बेटिक ने रामचंद्र राव को दे दिया था। महल के सिरे पर वह झंडा लगा दिया गया। महल के केवल उस भाग को छोड़कर जिस पर यूनियन जैक फहरा रहा था, बाकी महल में आग लगा दी गई। नाटकशाला भी न बची। सुंदर पर्दे, जिनकी सहायता से शकुंतला, रत्नावली और हरिश्चंद्र नाटक खेले जाते थे, खाक कर दिए गए। और इसके बाद जो कुछ हुआ, उससे उन बर्बरों की पाशविकता इतिहास में अमिट अक्षरों में लिख ली गई। महल के सामने वाले विशाल पुस्तकालय में आग लगा दी गई। थोड़ी ही देर में कलाओं का वह भंडार अग्नि की गगन भेदी लौ फेंकने लगा। कभी रोम, सिकंदरिया और राजगृह में भी ऐसा हुआ था, परंतु वह बर्बर युग था और यह विज्ञान का सभ्य युग। रानी ने किले पर से देखा। उनके हाथ में दूरबीन न होती तो भी दिखलाई पड़ सकता था, पर दूरबीन ने सब कुछ स्पष्ट दृष्टिगोचर करा दिया। अस्तबल मिटा, फिर बन सकता था। राजमहल जला, उसके बनाने वाले फिर उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन पुस्तकालय, वेद, शास्त्र, पुराण, काव्य, इतिहास इत्यादि संस्कृति के और अरबी फारसी के अनेक हस्तलिखित ग्रंथ, जिनकी प्रतिलिपि करने के लिए दूर दूर के विद्या व्यसनी आते थे, फिर कौन पैदा करेगा? रानी का माथा घूमने लगा। जिसको किसी कष्ट, किसी समस्या, किसी विपत्ति ने कभी नहीं हिला पाया था, वह जलते हुए पुस्तकालय को देखकर मूर्छित होने को हुई। मुंदर साथ थी, उसने संभाल लिया। रानी ने प्रबल प्रयत्न करके मूर्छा को दूर किया। पानी मंगवाया, पिया। इतने में हलवाईपुरा और कोरियों के मोहल्लों की आगों की लपटें दिखाई दी। क्रंदन, पुकार और चीत्कार की समग्र ध्वनियां यकायक सुनाई पड़ी। जनवध, कत्लेआम, लोक संहार का प्रत्यक्ष प्रमाण। रानी का हृदय धंसने लगा। मुंदर, मुंदर, मेरी प्यारी झांसी की यह कुगति, यह दुर्गति, और मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने। रानी ने भरे गले से कहा। गला फट सा गया। मुंदर उनको खींचकर नीचे ले आई। महल की चौखट पर बैठकर वह रोई। लक्ष्मीबाई रोई। वह जिसकी आंखों ने आंसुओं से कभी परिचय भी न किया था, वह जिसका वक्षस्थल वज्र का और हाथ फौलाद के थे, वह जिसके कोश में निराशा का शब्द न था, वह जो भारतीय नारित्व का गौरव और शान थी, मानो उस दिन हिंदुओं की दुर्गा रोई। मुश्किल से आंसुओं की अविरल धारा टूटी थी कि रामचंद्र देशमुख ने कर्तव्यवश समाचार दिया, सरकार, कुंवर गुलाम गौस खां दुश्मन की गोली से मारे गए। रानी सिंहनी की तरह उछलकर खड़ी हो गई। अंगरखे के छोर से आंसू पोंछ डाले, गला साफ किया, आज्ञा दी, भाव को उनकी जगह भेजो और लाश को महल के पास। आज्ञा पालन के लिए देशमुख चला गया। रानी मुंदर को साथ लेकर दक्षिणी बुर्ज के नीचे, जहां खुदा बख्श के शव के लिए कब्र तैयार हो चुकी थी, आई। मोतीबाई वहां थी। पश्चिमी बुर्ज से भाऊ बख्शी अंग्रेजी शिविर पर धड़ाधड़ गोलाबारी कर रहे थे। केंद्रीय बुर्ज से रघुनाथ सिंह। दक्षिणी बुर्ज शांत थी। मोतीबाई, रानी ने कहा, मैं दफनाने का प्रबंध करती हूँ, तुम तब तक इस बुर्ज के तोपखाने को जगा दो। खुदा बख्श के शव के मुंह में मोतीबाई जरा ठमठमाई। रानी बोली, अभी विलंब है, कुंवर गुलाम गौस खां का भी शव यहीं आ रहा है। विस्फारित लोचन मोतीबाई ने विस्मय के साथ कहा, क्या उस्ताद मारे गए? हाँ मोती, रानी ने उत्तर दिया। मोतीबाई तोप पर चली गई। पहली बाढ़ दागी थी कि उस पर नजदीक से गोलियों की बौछार हुई। अंग्रेज किले के सदर फाटक के पास आ गए थे और उनको पास से निशाना लेने का सुअवसर था।
बुर्जों की मुंडेरें उस दिन के युद्ध में टूट गई थी और उनकी मरम्मत न हो पाई थी। अन्य गोलियां तो मोतीबाई के आसपास से निकल गई, परंतु एक ने कंधा नीचे से फोड़ दिया। हृदय उसका बच गया। मृत्यु अवश्यंभावी थी। उधर से गुलाम गौस की लाश आई, इधर से एक सैनिक मोतीबाई को उठा लाया। उसको पानी पिलाया गया। रुधिर बहुतायत से जारी था, परंतु वह अचेत न थी। मुंदर ने रानी के दक्षिणी बुर्ज के तोपखाने को संभालने की अनुमति चाही। रानी ने दृढ़तापूर्वक इनकार किया। नहीं, यहीं ठहर, तुझको अब सहज ही नहीं खोऊंगी। मोतीबाई का सिर रानी ने अपनी गोद में रख लिया। मोतीबाई की आंखों में आंसू भर आए। बोली, इस गोदी में सिर रखे हुए मरना किसी और के भाग्य में नहीं बाई साहब। रानी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी मोती, तू आज हीरा हुई। सरकार, मोतीबाई ने व्याकुल स्वर में कहा, मैं कुछ भी हूं, परंतु शुद्ध हूं। नहीं, तू शुद्ध ही नहीं, तू पवित्र है। देख, हीरा, एक दिन सबको मरना है, परंतु सत्कार्य में प्राण देना, भगवान का ध्यान करते करते मरना, यह जन्म भर की अच्छी कमाई से ही प्राप्त होता है। मोतीबाई ने आंख मींची। उसका चेहरा पीला पड़ गया। रानी ने कहा, आत्मा अमर है। शरीर का चाहे जो कुछ हो, वही एक प्रकाश शेष रहता है। मोतीबाई अचेत हो गई। रानी ने 2 कब्रें और तैयार करने के लिए आज्ञा दी। कब्रें तुरंत तैयार हो गईं। रानी की गोद मोतीबाई के खून से तर हो गई। मोतीबाई का पीला मुरझाया चेहरा एकदम प्रदीप्त हुआ। आंखें अधमुंदी हुई। होंठ फड़के उसके मुंह से निकला, रानी, उजाला। और वह मुरझाया हुआ फूल अनंत विकास पाकर बिखर गया। मुंदर ने कहा, सरकार, इनको और कुंवर खुदाबख्श को एक ही कब्र में रखा जावे। रानी बोली, ऐसा नहीं होता। और फिर यह कुमारी थी। तीनों को अलग अलग कब्रों में परंतु पास पास दफना दिया गया। अंत्येष्टि क्रिया गुल मोहम्मद ने की। रघुनाथ सिंह ने उन तीनों वीरों को तोप की सलामी दी। संध्या होने को आ रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी में चबूतरा इन तीनों का पक्का और एक ही बांध दिया गया। चबूतरे के ऊपर निशान इन तीनों के अलग अलग बना दिए गए। इसके उपरांत रानी ने नहाया धोया, कपड़े बदले, वेश वही पुरुष सैनिक का। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।